एक सवाल पूछता हूं पहले आपसे, फिर आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और जब खाना खाने जाते हो तो 2000 का नोट, अब तो खैर बंद हो गया है, तो खैर 500 का नोट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो 500 का नोट और एक बुक, किताब आप टेबल पर रखते हो और खाना पीना खा करके और उसको उठाना आप भूल जाते हो। और जब बाहर जाते हो 2-3 घंटे बाद आपको याद आता, अरे 500 का नोट और मेरा एक किताब मैं तो भूल गया रेस्टोरेंट में। और वापस जब आप रेस्टोरेंट आते हो तो पता चलता है कि 500 का नोट तो है नहीं वहाँ पर, सिर्फ किताब पड़ी हुई है। क्या ऐसा होने की संभावना है? बिल्कुल है सर। अच्छा, किताब गुम नहीं होगी, किताब तो वहीं पड़ी रहेगी, लेकिन 500 का नोट गुम हो जाएगा, कोई ना कोई लेके चला गया। समझने वाली बात एक चीज होती है सर, सरस्वती स्थिर होती है। बुक का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब सरस्वती, वो स्थिर है, वो जहां है वहीं है। लेकिन लक्ष्मी है चंचल, आज यहां टेबल पर है, कल किसी की जेब में मिलेगा, कल किसी की जेब में है तो परसों किसी की तिजोरी में मिलेगी। लक्ष्मी है चंचल, लेकिन लक्ष्मी की चंचलता को अगर रोकना है, एक ही तरीका है सर, सरस्वती का दास बनना पड़ेगा। सरस्वती यानी कि ज्ञान, मैं दास बोल रहा हूं, मालिक नहीं। जब जब सरस्वती के मालिक बनने की कोशिश करोगे आपका हाल रावण वाला हो जाएगा, ज्ञान के अहंकार में चले जाओगे। और जब जब ज्ञान का अहंकार जिस आदमी को होता है, कोई ना कोई भगवान राम जैसा आता है और उसको कूट काट करके चला जाता है। तो इसीलिए सरस्वती का दास, सरस्वती का दास बनने का मतलब ज्ञान में अपने आप को डुबो देना है सर, भरपूर ज्ञान हासिल करना है। लक्ष्मी अपने आप आएगी और टिकेगी भी। इसी तरीके से जो आज टॉपिक है हमारा, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। आज वो सारा कंफ्यूजन हम धो डालेंगे, प्लस साथ में ये भी सीखेंगे कि ईटीएफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टूल है आपके पास जो ना सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हेल्प करता है, लोएस्ट रिस्क और बहुत अच्छा रिटर्न तो देता ही है, लेकिन साथ ही आपको ये रेगुलर इनकम करने का मौका भी देता है, हर रोज इनकम करने का मौका भी देता है ईटीएफ। कैसे देता है भैया? तो आज समझते हैं पूरा डिटेल में। ठीक, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, और ईटीएफ रेगुलर इनकम करने का कैसे मौका देता है वो भी समझते हैं आज। आज ये जो एसआईपी सीरीज हम कर रहे हैं सर, ये एसआईपी सीरीज का आज है चौथा सेशन। 3 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी के 3 सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट का या आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज समझो सर, इंडेक्स फंड के बारे में पहले हम समझते हैं। इंडेक्स फंड क्या है, कैसे है? सर इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है, ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है, इसको ऐसा समझो आप, म्यूचुअल फंड ही है। ये कहाँ इन्वेस्ट करता है सर? आप जब पैसा इन्वेस्ट इंडेक्स फंड में डालते हो तो आपका पैसा जाता है भारत की टॉप 50 कंपनियों में, 51वें कंपनी में नहीं जाएगा। भारत की जो भी टॉप 50 कंपनी है वही जाएगा। अब आप पूछोगे सर कल को उस टॉप 50 कंपनी में कोई यस बैंक जैसी कंपनी निकल गई जो कि दिवालिया हो गई, कहाँ 400 रुपए का शेयर था 15-16 रुपए का शेयर आ गया, तो आपका पैसा तो वहां पे घटने की उम्मीद है? सर ऐसा नहीं होता। कारण यह है कि यस बैंक होता क्या है, हर 6 महीने में जैसे ही कंपनी का कोई परफॉर्मेंस खराब होता है वो 50वीं कंपनी से निकल करके बाहर हो जाती है, और जो 51वें नंबर पर कंपनी होती है वो उठ करके टॉप 50 में आ जाती है। तो जितनी भी टॉप 50 वाली कंपनियां, ये समझो सर टॉप परफॉर्मेंस है उनका, बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, तभी जाकर के टॉप 50 में है। जिस दिन किसी का भी काम खराब होगा, कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया जाएगा उस कंपनी को। इतना समझ में आता है? यस। अच्छा, जब आप इंडेक्स फंड में यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक चीज समझो सर, आप किस पर दाव खेल रहे हो, कहां आपका पैसा लग रहा है? टॉप 50 कंपनी कहने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर, देश की इकोनॉमी पर पैसा लग रहा है, क्योंकि वही 50 कंपनियां तो हैं जो कि देश की इकोनॉमी को मेजरली ड्राइव कर रही हैं। तो वहां पैसा लगना यानी कि सेफ्टी, यानी कि बहुत ज्यादा भरोसा। हाँ, ये समझ में आता है। लोएस्ट रिस्क मैंने इसलिए लिखा, पूरे शेयर मार्केट में इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो कि आपको सबसे कम रिस्क है, इसमें सबसे कम रिस्क। कारण क्योंकि जहां इन्वेस्ट हो रहा है सर वो मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, इसलिए सबसे लोएस्ट रिस्क। आपसे कोई पूछे ना पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे कम रिस्क कहां जाना चाहिए, सर इंडेक्स फंड, आंख मूंद करके, उससे कम रिस्क किसी पर नहीं है। ठीक है, लो एक्सपेंस रेशियो, ये समझने वाली बात है सर। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, एक्सपेंस रेशियो का मतलब कुछ भी नहीं। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जो फंड मैनेज कर रही है वो अपना एक कमीशन लेती है आपसे, बस। वो कमीशन कितना होता है? इंडेक्स फंड के केस में वो कमीशन बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा होता है, 0.1% से लेकर के 0.5, कई बार 6, कई बार 0.9 भी होता है, मतलब 1% से कम ही होता है। जहां म्यूचुअल फंड में हमने समझा कि 1% से 2% के बीच होता है, इसमें सिर्फ 0.1% से 0.9, मतलब 1 से कम ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आता है।
0.1 करने का मतलब सर 1 करोड़ में 1,000 रुपए का कमीशन। मान लो आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 40 साल बाद जब वो 1.25 करोड़ बन के निकलता है, 1 करोड़ से ज़्यादा बन के निकलता है, तो आपका उसमें कमीशन जाएगा सिर्फ 1,000 रुपये। अरे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो तो 1,000 रुपये जाना कौन सी बड़ी बात है, जान दो, ठीक है, ठीक है। इतना बात समझ में आता है इंडेक्स फंड के बारे में। अभी हालांकि हम कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, ETF, तीनों को हम कंपेयर करके भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि बेस्ट कौन सा है। क्या इंडेक्स फंड ही बेस्ट है? ना, समझेंगे ना अभी कौन सा बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, हमारा पैसा सबसे कम जोखिम पर सबसे ज्यादा रिटर्न कहां दे सकता है, वो समझेंगे ना अभी। अगली बात, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF। सर एक ऐसा फंड है, ये जितने हम फंड की बात कर रहे हैं ना, जहां भी फंड लगा हुआ है, चाहे इंडेक्स फंड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो, ये समझ लो कोई ना कोई कंपनी इस फंड को मैनेज कर रही है सर, कोई ना कोई कंपनी। हाँ, वो कंपनी कहां कहां इन्वेस्ट कर रही है, ये इस टाइप ऑफ फंड, किस टाइप का फंड है उस पर फर्क पड़ता है। इंडेक्स फंड में टॉप की 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रही है। म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप का, हम पूरा सेशन कर चुके हैं म्यूचुअल फंड पर, कैसे कैसे कहां कहां होता है। आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये जो है, ये सर ये भी टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, यहां पर टॉप 50 कंपनियों में अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये ETF में जो हम पैसा डालेंगे वो टॉप 50 कंपनियों में ही जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर टॉप 50 कंपनियों में तो इंडेक्स फंड में भी पैसा जा रहा था, टॉप 50 कंपनियों में ETF में भी जा रहा है, फर्क क्या है चाचा? समझेंगे सर, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और ETF आपको बहुत मायनों में, बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ दे सकता है, समझते हैं अभी। पहली चीज, ETF की खासियत यह है सर, ये रेगुलर इनकम बाय ट्रेडिंग आपको दे सकता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है सर, लोवेस्ट कैपिटल की जरूरत है। लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना स्टॉक मार्केट में, और सीधा F&O में कूदते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूदते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सर ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूदने से पहले कुछ दिन आपको ETF में ट्रेड करना चाहिए। लोवेस्ट कैपिटल की जरूरत होती है सर। जितना निफ्टी 50 का कीमत, अभी इंडेक्स का कीमत चल रहा है ना सर, उससे लगभग 100 गुना कम होता है। जैसे अभी के टाइम पे 20,000 के लगभग निफ्टी चल रहा है, 20,000 के लगभग, तो ये आपको मिलेगा 200 रुपए के आसपास। सर 200 रुपए के कैपिटल में आप ट्रेड कर सकते हो, सोचो। और नुकसान भी होगा ना, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप जाते हो और पैसा लगाते हो, मान लो 2-3 हज़ार रुपए से उधर स्टार्ट हो रहा है, सर 2,000 रुपए में खट से कैसे 1,000 रुपए आपका लॉस के केस में 2,000 से कैसे 1,000 बन के रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, दड़ से खत्म हो जाएगा, 50% कैपिटल खत्म। लेकिन यहां पर 200 रुपए से 100 रुपए बनने में, यानी कि 50% कैपिटल खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तभी तो कहते हैं सबसे लोएस्ट कैपिटल और सबसे लोएस्ट रिस्क है। अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ETF एक बहुत अच्छा जरिया है ट्रेड सीखने के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेड करके बहुत मोटा कैपिटल आप कमाओगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये होता है कि लॉस अगर ज़्यादा अच्छा है तो प्रॉफिट भी अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ETF में बहुत बड़े प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है। रीज़न ये है कि बहुत स्लो मूवमेंट है मार्केट का, बहुत स्लो मूवमेंट। वहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ फ्लक्चुएशन कम है। और जहाँ फ्लक्चुएशन कम है, इसी की वजह से तो रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, लोएस्ट कैपिटल, ट्रेड की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, नेवर जीरो। चूंकि आपका जो पैसा जा रहा है सर, वो पैसा टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, जीरो पर आ जाए पैसा। आपका जीरो नहीं होने वाला पैसा कभी भी इधर गिरेगा। 200 का 190 हो सकता है, 195 हो सकता है, 191 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कभी 200 हमारे पैसा नहीं जब जीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा भैया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अच्छी बात है। बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट ट्रेड इंस्टीड ऑफ F&O, जैसा मैंने अभी मेंशन कर दिया। F&O में जाने से पहले ट्रेडिंग सीखना है तो इधर आकर ट्रेडिंग सीख सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, जैसा मैंने बताया कि इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मेन पॉइंट ये समझो सर, एक्सपेंस रेशियो 0.01 से स्टार्ट होता है, लगभग 0.01। सर 10 गुना कम है ये इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड का कितना हमने एक्सपेंस रेशियो बात करा, 0.1, और इसका हम बात कर रहे हैं 0.01। इंडेक्स फंड से 10 गुना कम और म्यूचुअल फंड से 100 गुना कम, 100 गुना कम इंडेक्स रेशियो। अच्छा, देखने में लग रहा होगा 0.01, 0.1 या 1%, ये सब तो बहुत छोटा सा नंबर है, इतना जाएगा क्या होगा। अभी इस नंबर की ताकत दिखाता हूं सर, इस नंबर की ताकत अभी आपको लाइव विजुअलाइज कराता हूं, ये कितना बड़ा इसका इंपैक्ट होता है, अभी समझाऊंगा आपको। अभी समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यस मुझे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी लिखिए, पढ़ूँ मैं। अरे कमेंट पढ़ते रहो भैया, आ रहा है कि नहीं? यस, यस ना आए तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम।
आ रहा है? यस, हाँ फिर ठीक है, लिखे। हाँ चलो आगे बढ़ो। अच्छा, इतनी बात मेरी समझ में आती है सर, इतनी बात समझ में आ रही है, तो लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं। आप किधर भी इन्वेस्ट करो, किधर भी ट्रेड करो, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे भी करो सर, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा आता है सर, अपनी लाइफ को इंश्योर करो। कल जब लाइफ ना रहे तो परिवार को फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इसके लिए मैं कहता हूं सबसे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। सवाल यह भी उठता है कि सर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें? जिस कंपनी का CSR सबसे ज्यादा हो उसमें उसका टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मान लो एक कंपनी के पास 100 क्लेम्स आ रहे हैं, उस 100 क्लेम में से कितने क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट किए और कितने पास किए, उस परसेंटेज को कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं सर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.51% है 2022 और 23 के डेटा के हिसाब से। सिर्फ 700 रुपए महीना देकर के आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, सिर्फ 700 रुपए महीना देकर के। और आप अर्ली एज में ले रहे हो तो आपको भैया 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, सिर्फ 1046 रुपए पर मंथ देकर के। लोग ये भी पूछते हैं कि सर बेस्ट टाइम क्या है टर्म इंश्योरेंस लेने का, तो मैं कहता हूं सर बेस्ट टाइम है अभी के अभी, राइट नाउ। आपकी एज जितनी कम है ना सर, प्रीमियम इसका उतना कम आता है। और मैं कहूंगा कि अगर अभी आपके पीछे कोई डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी आपको अभी ही टर्म इंश्योरेंस बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस कभी भी इसका प्रीमियम बढ़ता नहीं है। जिस प्रीमियम पर आपने लॉक किया, 20 साल के एज में अलग प्रीमियम आएगा, 25 साल की एज में ज़्यादा और 30 साल की एज में और ज़्यादा। सर कम एज में लोगे तो लोवेस्ट प्रीमियम आता है, और वही लोवेस्ट प्रीमियम लॉक हो जाता है पूरी लाइफ के लिए। इसलिए राइट टाइम क्या है? राइट नाउ, अभी के अभी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अच्छी बात यह है कि यहां पर हाउसवाइफ्स भी बिना हस्बैंड के इनकम प्रूफ को दिखाए टर्म इंश्योरेंस ले सकती है। नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस उन्हीं को मिलता है जो खुद की इनकम प्रूफ को शो करते हैं, बट यहां पर बिना हस्बैंड के इनकम प्रूफ को शो किए हाउसवाइफ भी टर्म इंश्योरेंस ले सकती हैं। क्रिटिकल इलनेस कवर, सर ध्यान दीजिए मेरी बात, जरूरी नहीं है हमेशा मौत की वजह से ही फैमिली को फाइनेंशियल लॉस हो। सर कई बार आदमी की जान नहीं भी जाती, लेकिन फैमिली को फिर भी फाइनेंशियल लॉस होता है। हाथ नहीं रहा, पैर नहीं रहा, आंख नहीं रहा, जुबान नहीं रहा। इस केस में क्रिटिकल इलनेस राइडर आपकी मदद करता है और बहुत तुच्छा सा प्रीमियम जाता है उसका, बहुत तुच्छा सा। ठीक है, तो आपको यह भी जरूर ऐड करना चाहिए। और क्यों टर्म के साथ ही ऐड करना चाहिए? इसका भी प्रीमियम लॉक हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। जितने कम एज में लोगे उतना कम प्रीमियम, और वही कम प्रीमियम पूरी लाइफ तक जाता रहता है। अच्छा, प्रीमियम कैलकुलेट करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अपना प्रीमियम जरूर कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। अगली बात आती है सर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस। सागर सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस सर्च कीजिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अगला फंड आता है सर इमरजेंसी फंड। अपना जरूर क्रिएट करो। इमरजेंसी फंड अलग अलग जगह कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से FD इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कभी भी रात बेरात आप फटाक से कुछ सेकंड में अपना विड्रॉ कर सकते हो। तीसरा मनी मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा को मल्टीप्लाई असल में करने का काम करते हैं सर, वो है म्यूचुअल फंड, वो है इंडेक्स फंड, वो है ETF, वो है स्टॉक। इसी के बारे में तो आज हम बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, अब एक कंपैरिजन जरा देखते हैं सर। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF में कंपैरिजन करते हैं सर, कौन सा बेस्ट है अपने लिए। सर पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड में आपका दाव एक फंड मैनेजमेंट पर होता है। आप किस पर पैसा लगा रहे हो, किसके नॉलेज पर पैसा लगा रहे हो। जिसको पैसा दे रहे हो वो हमारे कंपनी, वो चाचा की कंपनी तो है नहीं, मामा की कंपनी है नहीं, फूफा की कंपनी है नहीं। तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो कि मार्केट का एक्सपर्ट होता है, और वही पैसा हमारा, हम जब पैसा देते हैं वही पैसा हमारा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि हमारा दाव पूरी की पूरी तरह उसकी एक्सपर्टीज पर है। अगर उसकी एक्सपर्टीज खराब निकली तो अपना पैसा गया, उसकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है तो अपना पैसा बढ़ गया। और किसी दिन बीवी से झगड़ा उगड़ा करके ऑफिस आ गया और मूड खराब में किसी हमारा पैसा किसी फंड में ठोक दिया, तो उसके बीवी की लड़ाई की वजह से अपना घर बार का रिलेशन खराब हो जाएगा। तो हमारा पूरा दाव एक फंड मैनेजर पर होता है म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स फंड में हमारा दाव कंट्री की इकोनॉमी पर होता है सर, भारत की इकोनॉमी पर। अब जब हम भारतीय स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, अब जब हम भारत की इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं सर, तो कितना % रिस्क है। देखो फोन ऑन करके मैं आपसे बात करता हूं, सेशन करता हूं, अब ऑफ कर दिया। तो भारत की इकोनॉमी पर पैसा लग रहा है सर, इस पर कितना रिस्क है आप सोचिए। यहां पर एक आदमी पर रिस्क है
और यहाँ पर भारत की इकोनॉमी पर रिस्क है, तो ये ज़्यादा सेफ है। सेम ईटीएफ के केस में भी होता है, क्योंकि ईटीएफ का पैसा भी इंडेक्स में लगता है, तो उसमें भी टॉप 50 कंपनियों में लग रहा है, तो वहाँ भी एक कंट्री पर आप भारत की इकोनॉमी पर दांव खेल रहे हो, तो वहाँ भी ज़्यादा सेफ है। दूसरा होता है सर 1 से 2% रेशियो, जैसा म्यूचुअल फंड में हमने बताया, आपका एक्सपेंस रेशियो मतलब कमीशन जाता है। अब इसकी ताकत बताता हूं सर, 1 से 2% का इंपैक्ट कितना बड़ा आता है, जरा ध्यान से समझना। सर ये एसआईपी कैलकुलेटर हमने खोल रखा है। मान लो 1000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 40 साल के लिए, तो सर 40 साल बाद ये कितना देती है आपको? ये तकरीबन 1.19 करोड़ आपको दे रही है, यानी कि लगभग 1.25 करोड़, यानी कि 1 करोड़ मान लो इसको। सर 1 करोड़ में 1% भी अगर आपका लग रहा है, हालांकि 1 से 2% लगता है, हम मिनिमम मान लेते हैं, 1% भी अगर आपका जा रहा है, अच्छा ये एक्सपेंस रेशियो हर साल लगता है, सालाना, तो जिस साल आपका 1 करोड़ रुपए 40वें साल आपको मिलेगा सर, उसी साल 1 लाख रुपए कमीशन भी चला गया म्यूचुअल फंड कंपनी को, 1 साल कटेगा। अच्छा सिर्फ इतना ही मिलेगा सर? क्या एक ही बार 1 लाख रुपए लगेगा? ना ना, एक ही बार नहीं, हर बार लगेगा भैया। सर 39वें साल में, जब 39वें साल में फंड कितना हो रहा होगा सर? 1 करोड़ के आसपास, मतलब 39वें साल में भी आपका 1 लाख रुपए जाएगा। सर 38वें साल में, सर 38वें फंड में 93 लाख के आसपास आपका फंड है, यानी कि सॉरी 93 लाख है ना, मतलब कि यहां पर भी एक कितना 90,000 के आसपास यहां भी जाने वाला है भैया। सर अगर हम बात करें 37वें, यहां 82 यानी कि 80,000 के आसपास आपका यहां भी जाने वाला है। तो समझ रहे हो सर, अगर आप 40 साल का होराइजन अगर लेके चल रहे हो ना, तो 40 साल में और 1000 रुपए महीना आप डाल रहे हो, तो बड़े आराम से 15 से 20 लाख रुपए आपका सिर्फ और सिर्फ कमीशन चला जाता है म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को, एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 15 से 20 लाख रुपए एक आदमी से म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को जाता है। इसीलिए तो इतने ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, हर जगह जहां देखो म्यूचुअल फंड सही है। क्या इतना भी सही है क्या? आओ कंपेयर तो हम कर ही रहे हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये 1% कितना ताकतवर है, समझ आया? हाँ, तो भैया देखो जरा, 1 से 2% म्यूचुअल फंड में जाता है, इंडेक्स फंड में 0.1 से 0.9 जाता है, यानी कि लगभग 10 गुना कम हो गया म्यूचुअल फंड का, 10 गुना कम। हम जब ETF की बात कर रहे हैं तो सर म्यूचुअल फंड से ये 100 गुना कम 0.1% के आसपास ये जाता है, और 0.1 से स्टार्ट होकर के 0.9 पर भी जा रहा है, लेकिन अगर 0.01 भी है तो 100 गुना कम है म्यूचुअल फंड से। कितना बढ़िया। एक तो इतना सेफ है भैया, कंट्री की इकोनॉमी पर आपका पैसा लग रहा है, तो मतलब पूरी लगभग सेफ है, और इतना कम एक्सपेंस रेशियो भी लग रहा है। अब बताओ कौन ज़्यादा बढ़िया, म्यूचुअल फंड सही है कि ETF सही है? आप बताओ। अच्छा, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड ये दोनों ही नॉन ट्रेडेबल होते हैं सर। नॉन ट्रेडेबल, आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड नहीं क्यों कर सकते हैं? इनका ऐसा हिसाब किताब होता है कि आप किसी दिन जब पैसा इन्वेस्ट करते हो ना सर, जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड में डाला या इंडेक्स फंड में डाला, तो आपको मान लो आपने शुरू करा, तो उस टाइम पे NAV चल रही है, NAV छोड़ो, समझाऊंगा किसी और दिन में। ये मान लो कि प्राइस उस दिन चल रहा है, 11 बजे आपने पैसा डाला म्यूचुअल फंड में, और 11 बजे है 100 रुपए का प्राइस, तो उसी टाइम पे 100 रुपए पे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा क्या? सर डे एंड में जो प्राइस होगा ना उस पर मिलेगा। मान लो प्राइस बढ़ करके डे एंड में 100 रुपए का 110 रुपए हो गया, तो आपको मिलेगा सर डे एंड वाले प्राइस पे 110 रुपए पे। हाँ, 100 से 90 अगर मिल गया तो सस्ते में मिल जाएगा, फिर ज़्यादा फायदा हो जाएगा उसमें, लेकिन अगर बढ़ गया तो बढ़े हुए प्राइस पर। मतलब ये है कि आप पूरे दिन में 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक किसी भी टाइम बुक करो कोई भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, मिलेगा आपको शाम वाली प्राइस पर, जो क्लोजिंग वाली प्राइस होगी। तो इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते। ETF के केस में रियल टाइम पे मिलता है सर। अगर 11 बजे 100 रुपए है तो उसी टाइम मिल जाएगा। शाम को अगर 110 हो गया 10 रुपए का प्रॉफिट ले लेना, शाम को अगर 90 हो गया तो 10 रुपए का लॉस ले लेना, ठीक है। रियल टाइम पर मिलता है, इसलिए ट्रेडेबल है। यहाँ ट्रेड कर सकते हो 1-2 मिनट, 1-2 घंटे, या 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने, 1-2 साल, आपकी मर्जी कितने टाइम के लिए करना है, इधर ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आपको लास्ट में जरा दिखाता भी हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देता भी हूँ। रुके रहना उधर, भागना नहीं, भागे नहीं हो ना भी। हाँ दिखाता हूँ सर। डे एंड प्राइस हमने जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर जो जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उसी प्राइस पर आपको मिलेगा, चाहे कितने बजे भी आप डालो। ये भी डे एंड प्राइस और ये रियल टाइम। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, ये 4 सर बहुत मेजर डिफरेंस है। अच्छा,
बहुत लोग पूछते हैं सर क्या ETF इतना अच्छा है तो हम उसमें SIP कर सकते हैं? अरे चाचा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप जब म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो ये ऑटोमेटिक SIP है, इंडेक्स फंड में भी ऑटोमेटिक SIP है। क्या मतलब वो ऑटोमेटिक? ये आपका बैंक से लिंक हो जाता है। जब आप बुक करते हो ना किसी डेट को, और उस डेट को अपने आप ये बैंक से कटेगा हर महीने, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के केस में। ETF में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है सर। ETF में आपको मैनुअली हर महीने डालना पड़ेगा उस डेट को, तो थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर आलसी हो आप, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना चाहते हो, ऐसे ही डाल दिए भाई हमको करना है म्यूचुअल फंड में करना है, तो ठीक है, इंडेक्स या म्यूचुअल फंड कोई भी चुन सकते हो, ठीक। बट थोड़ा डिसिप्लिन हो, हर महीने का रिमाइंडर लगा के रख सकते हो, या बैंक में हर महीने शेड्यूल कर सकते हो कि पैसा मेरा वहाँ चला जाए। बैंक में शेड्यूल कर दो ना, हर महीने पैसा उसमें चला जाए तो ठीक है। मैनुअल SIP इसमें किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है रिस्क की, सबसे बड़ी बात। सर रिस्क म्यूचुअल फंड में डिपेंड अपॉन फंड। हमने म्यूचुअल फंड पर लास्ट सेशन जैसे किया था इस सीरीज में, तो उसमें पूरा हर टाइप के फंड हमने बात करा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी, फ्लेक्सी, सारे टाइप के। किस टाइप के फंड पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क उस पर डिपेंड करता है। जैसे स्मॉल कैप हाईएस्ट रिस्क सबसे ज़्यादा, लेकिन गेन की भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, गेन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो लॉस की भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये भी समझना। तो ये डिपेंड अपॉन फंड होता है सर। इंडेक्स फंड की जब आप बात करो तो ये लोवेस्ट रिस्क है। क्यों लोवेस्ट है सर? भारत की इकोनॉमी पर पैसा लग रहा है, टॉप की 50 कंपनियों में पैसा लग रहा है। ETF भी लोवेस्ट रिस्क क्यों कह रहा है सर? यहाँ भी वही टॉप की 50 कंपनियों पर दाव लग रहा है। इतना समझ में आता है। अब अगली बात समझो सर, 3 सवाल का जवाब आपके देता हूँ जो आपने कई बार बहुत सारे लोगों ने पूछा है। सर हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड? अगर हमको इन्वेस्ट करना है, आज टाइप मत बताना, जैसे टाइप तो हमने लास्ट सेशन में बता दिया था, इस टाइप में बेस्ट रिटर्न और बढ़िया बढ़िया मिल सकता है। आज टाइप की बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली कौन सा फंड, कौन सा बेस्ट वाला म्यूचुअल फंड है उधर ही डायरेक्ट अपने को पैसा डालने का, वो बताओ। या इंडेक्स फंड में डालने का कौन सा वाला बेस्ट इंडेक्स फंड है, डायरेक्ट उसका नाम बताओ। नाम बताओ, नाम बताता हूं, ठीक है। दूसरा सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हाउ टू गेट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी म्यूचुअल फंड, एनी इंडेक्स फंड, एनी ETF के बारे में, पूरा राशि, बही खाता, उसका कुंडली निकालना है, सब कुछ। वो भी कैसे निकालते हैं, कौन सी वेबसाइट पे निकालते हैं, वो भी बता देता हूं अभी। तीसरा सवाल आता है सर हाउ टू ट्रेड इन ETF, वो भी बता देता हूं अभी, ठीक है। मजा आ रहा है इसके सेशन में? मजा आ रहा है क्या? लिख के बताओ जरा, मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा आ रहा, लिख के बताइए। अब आगे बढ़ते हैं सर। पहला सवाल क्या था, हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो मैं उसके लिए कहूंगा सर गूगल पे आओ और गूगल पे लिखो, क्या लिखो? अच्छा, जैसे मैंने इधर लिखा टॉप ETF फंड, आप इधर टॉप म्यूचुअल फंड लिख दो, आप इधर टॉप इंडेक्स फंड लिख दो, आप इधर टॉप निफ्टी ETF फंड ले लो, तरीका दोनों एक ही है। तो सर आपके सामने एक वेबसाइट निकल के आती है मनी कंट्रोल की। तो मनी कंट्रोल पर जब आप क्लिक करते हो ना, ये मनी कंट्रोल बेसिकली पूरा बही खाता आपको दिखाता है। अब मैं ETF की नॉलेज ले रहा हूँ, ऐसे ही टॉप म्यूचुअल फंड सर्च करोगे तो टॉप म्यूचुअल फंड की भी लिस्ट आपको देगा। यहाँ पे देखना सर क्या आ गया, ये यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे पहले आप राइट साइड देखो सर, 3 साल में रिटर्न, 2 साल में रिटर्न, 1 साल में रिटर्न, 6 महीने में रिटर्न, ऐसा रिटर्न के हिसाब से। तो मैं अगर 3 साल के रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 19% रिटर्न है, 57% रिटर्न है, 14% रिटर्न है, 33% रिटर्न है। अब रिटर्न के बेस पे उसके अंदर मैं जाकर के देखूंगा भैया इसका डिटेल बताओ, इस फंड में क्या है। अच्छा, साइड में एक चॉइस देखना सर, स्पॉन्सर्ड ADV, मतलब ये स्पॉन्सर्ड ऐड है इस कंपनी का, ये स्पॉन्सर ऐड है इस कंपनी का। तो बचना, ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं, स्पॉन्सर पैसा दे करके इसको टॉप पे कराया गया है, ये टॉप पे है नहीं, तो वो भी ध्यान देना। अब जैसे मान लो कोटक PSU बैंक है, इसका दिखा रहा है 57% इस ETF में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो, हालांकि इसका बही खाता पूरा डिटेल आपको यहीं पर दिख जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो खुल का ही नहीं रही है भैया, खुला हो, नाराज लग रहा है। हाँ चलो खुल गया। हालांकि ये खुल तो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिखोगे। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ सर। ट्रेडिंग व्यू पर आप जाकर के ना, जैसे कोटक PSU बैंक हम देख रहे थे ना, इधर सर्च करो आप KOTAK, कोटक में अपने को क्या देखना था सर? अपने को देखना था ETF ना,
हम कहाँ देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू पर ना, नहीं सॉरी, 2-3 मैंने खोल रखा है, टिकर टेप है बेसिकली, टिकर टेप पर आप डिटेल उसका देख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पर तो बेसिकली चार्ट आप देखते हो स्टॉक्स वगैरह पर, ये दो नाम एक जैसे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, टिकर टेप, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो हम सर्च कर लेते हैं सर कोटक, और ये देखो कोटक में आप क्या चाहिए, आपको स्टॉक सर्च करना है, स्मॉल कैप, स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए सर ETF है। कहाँ चला गया, ये भी नाराज हो रहा है क्या? काहे नाराज हो रहे हो भाई? मुझे ETF चाहिए, तो कोटक PSU बैंक का ETF का आ गया सर, जो 51-57% उधर दिखा रहा था। तो अब यहाँ पर आप पूरी कुंडली इसकी निकाल करके देख सकते हो सर। ये वनडे का रिटर्न दे रहा है, मैं मैक्स ले लेता हूँ, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम ये कितने टाइम से दिखा रहा है सर? दिसंबर 2014 से लेकर के, दिसंबर 2014 शुरू हुआ ये, और जनवरी 2022 में रिटर्न दिखा रहा है सर 17.90, बढ़िया रिटर्न है सर। कितने? 2014 से लेकर के 2022 तक का ही डेटा है क्या? तो मतलब 8-9 साल, 10 साल के आसपास का डेटा में तकरीबन 18%, इसको मान लो 18% के आसपास का रिटर्न है, तो बढ़िया रिटर्न है ये। अच्छा, इसका एक्सपेंस रेशियो भी हमने देखो सर, यहाँ पर सब पूरा कुंडली आप यहाँ पर देक सकते हो। देखो सर, इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, 0.49% है। हमने बोला था ना 0.01% से लेकर के 0.9 तक हो सकता है। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर कोई बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, कोई बड़ी कंपनी है, अब हमने बात करा ना, जितने भी फंड है वो कोई ना कोई कंपनी मैनेज कर रही है। तो ये कोटक वाला जो फंड है, कोटक वाला जो ETF है, ये कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC की हमने बात करी थी। हर फंड कोई ना कोई AMC कंपनी मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। ये कौन मैनेज कर रहा है? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रही है। तो ये 0.49% एक्सपेंस रेशियो ले रही है। आप ढूंढ सकते हो जिसका कम एक्सपेंस रेशियो हो, लेकिन एक बात ये भी है, जितना अपने तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ, जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है उसका रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। अब जाहिर सी बात है ना, कोई बहुत ज़्यादा आपको निकाल करके दे रहा है, बढ़िया दे रहा है रिटर्न, तो अब सवाल ये भी उठता है कि सर अगर इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स में ही सबका अलग अलग कैसे है? सर ये डिपेंड करता है परसेंटेज। अब जैसे 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी में किसी ने नंबर 1 वाली कंपनी में 10% डाला, किसी ने नंबर 1 कंपनी वाले में 9% डाला, तो उस हिसाब से फ्लक्चुएशन, लेकिन पैसा जाएगा उधर ही सर। पैसा तो टॉप की कंपनी, टॉप के 50 कंपनियों में ही जाएगा। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1232 करोड़ इस फंड में लोगों का डला हुआ है, ये मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से टॉप म्यूचुअल फंड भी आप गूगल पे सर्च करो सर, उधर मनी कंट्रोल पे आपको टॉप के म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। वो एक एक नाम उठा करके आप यहाँ पर टिकर टेप पे सर्च करो, जिसका सबसे कम एक्सपेंस रेशियो, जिसका अच्छा रिटर्न आपको दिख रहा है, जिसका पूरा कुंडली, इधर पूरा कुंडली आप देख सकते हो। और इधर आओ सर, पीयर न्यूज़ इवेंट, पीयर मतलब इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, इनके जैसे फंड कौन कौन से हैं, इनके जैसे फंड ये सब हैं सर, हैं। अब इधर, हाँ कहाँ चला गया ये ऐड, इतने हैं ना। ठीक है, इनके जैसे फंड ये सब हैं, इतना रिटर्न पिटर्न आप सब देख सकते हो। न्यूज़ क्या चल रही है, कुछ नया न्यूज़ है इस फंड के बारे में, कुछ नया आया है, या इवेंट कुछ देख लो आप। ठीक है, सब आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप इंडेक्स फंड इसमें सर्च करते हो तो इंडेक्स फंड में किस किस क्या क्या परसेंटेज वगैरह सब आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड सर्च करते हो तो कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपने सर्च करा तो उस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनी में कितना कितना इन्वेस्टेड है, वो पूरा बही खाता, पूरा कुंडली आपको ये दिखा देता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है सर। बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, देखो मैं गूगल पे सर्च करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, एक चीज़ समझना मेरी बात, ये जो फंड होते हैं ना, जितने भी फंड होते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत खास बात बता रहा हूं, भ्रमित नहीं होगे, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये आप समझ गए तो। कोई भी फंड हो सर, कोई भी का मतलब कोई भी, डेथ फंड, इक्विटी फंड, कैसा भी कोई भी फंड हो सर, बेस्ट फंड पहचानने का, देखो एक लिस्ट मिल गई अपने को गूगल से, 10 फंड मिल गए, लेकिन वो 10 फंड में सच में बेस्ट कौन है वो पहचानने का एक ही तरीका है सर। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बताएंगे, ये देखो बेस्ट फंड समझने के लिए, ये देखो बेस्ट फंड अरे घंटा, एक ही तरीका है सर बेस्ट फंड समझने के लिए, एक ही तरीका सर, वो तरीका है हिस्ट्री, और वो भी कम से कम 10 साल का हिस्ट्री। 10 साल का इतिहास क्या बोलता है उस फंड का। अगर 10 साल में CAGR हर साल अगर अच्छा रिटर्न उसने दिया है, इसका मतलब फंड वो अच्छा है। 10 साल से कम का देखने का कोई मतलब इसलिए नहीं है, कई बार फंड मैनेजर्स खेल कर देते हैं
और ज़्यादा मार्केट से पैसा उठाने के लिए 2-3 साल का अच्छा रिटर्न दिखा देंगे, 28%, 30%, 35% रिटर्न। तुच्चे मुच्चे कंपनियों में रिस्क खेल लेते हैं वो, और रिस्क किस पे खेल रहे हो? पैसा लगा हुआ, आप ही के पैसे पर रिस्क खेल रहे हैं। तो रिस्क खेल करके अच्छा रिटर्न वो मार्केट में दिखा देते हैं, तो और ज़्यादा मार्केट से पैसा लोग इन्वेस्ट करने लग जाएंगे उसमें। इसलिए मैं कभी भी 2 साल 3 साल के रिटर्न देख करके किसी म्यूचुअल फंड कंपनी पे नहीं करता। आपको भी नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी का इतिहास देखना है, किसी भी फंड का इतिहास देखना है, कम से कम 10 साल का इतिहास देखो सर। 10 साल से कम का फंड अगर है, कई बार नए नए फंड आते हैं मार्केट में लॉन्च होते हुए, तो नए नए फंड पर भरोसा नहीं करने का सर। फंड अच्छा है या बुरा है ये कंपनी देख के सेलेक्ट मत करना। कोटक का आया तो बढ़िया है, टाटा का आया तो बढ़िया, ना ना, ऐसा नहीं करते। इतिहास देखो सर, 10 साल से पुराना फंड अगर नहीं है तो उस पर नहीं जाने का। बढ़िया फंड है, 10 साल, 8 साल, 9 साल के आसपास, 7 साल है, तो चलो बढ़िया, उसका हिस्ट्री होगा, और हिस्ट्री देख के आप समझ पाओगे बढ़िया फंड। समझ आए सर? टॉप म्यूचुअल फंड चाहिए, गूगल से पूछो, मनी कंट्रोल पर आपको टॉप म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। उस टॉप का म्यूचुअल फंड में कौन से फंड में आपको जाना चाहिए, हर एक फंड की कुंडली इधर देखो सर, क्या परफॉर्मेंस है, कितने साल पुराना वो फंड है, कितना एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, वो सब कैलकुलेट करके फिर जाओ उस फंड में। इतना समझ में आ रहा है? अब आखिरी सवाल अपना क्या बचता है कि सर ETF में ट्रेड कैसे करते हैं? चलो ये भी बता ही देता हूँ। कहाँ गया अभी ट्रेडिंग व्यू, कहाँ गया? ट्रेडिंग व्यू पर आप जैसे किसी भी स्टॉक का चार्ट देखते हो सर, ऐसे ही इधर आप सर्च करो, क्या खुल गया? महिंद्रा, कोटक महिंद्रा कहाँ से खुल गया? ट्रेडिंग व्यू पर इधर सर्च करो सर आप, निफ्टी 20। क्या है ये निफ्टी 20? सर ये भी एक ETF है, निपॉन का है। क्यों यही मैं सर्च कर रहा हूँ? ये सब कुछ पेड वेड नहीं है, ये सब कोई हमको पैसा नहीं दिया आपको बताने के लिए, अच्छी चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ सर। ETF में एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि हर ETF में लिक्विडिटी अच्छी नहीं मिलती। हर ETF में लिक्विडिटी कहने का मतलब हर स्टॉक, हर फंड, हर ETF में लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब होता है सर, जब आप पैसा डाल रहे हो तो उस फंड में गया, और जब आप पैसा निकालने के लिए गए तो उस फंड में के पास उतने लोग खरीदने बेचने वाले होने चाहिए कि जैसे आपने बोला अरे हमारा 500 रुपये दे भाई, ये फंड से आपने 500 रुपये मांगा, तो फंड क्या करेगा, तुरंत कोई स्टॉक बेच करके आपका 500 रुपये दे देगा। लेकिन फंड ने ऐसा ऊट पटांग काम कर रखा है कि उसके पास बेचने के लिए है ही नहीं, कोई बायर सेलर की कमी है उसमें, तो बेच नहीं पा रहा है, तो बेच नहीं पा रहा, तो आपको कहाँ से देगा वो? तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। जितने बायर्स अवेलेबल हैं उतने सेलर्स अवेलेबल हैं, अच्छी संख्या में सेलर भी हैं, अच्छी संख्या में बायर भी हैं, तो लिक्विडिटी अच्छी है। सारे ETF में अच्छी लिक्विडिटी आपको अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो इंडेक्स फंड और ETF ऐसा फंड है सर, इसका मार्केट पब्लिसिटी नहीं है, कंपनी प्रमोट नहीं करती ज़्यादा। अब म्यूचुअल फंड के बारे में क्या है, ऐड धड़ल्लेस चलता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि उधर मोटका कमीशन मिल रहा है ना, 1 से 2% है, 15 से 20 लाख दिखाया है ना। इंडेक्स फंड में कम है और ETF में बेचारा और कम है, तो इन दोनों का ज़्यादा प्रमोशन नहीं है। तो प्रमोशन नहीं है तो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, और लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं तो लोग अभी कम हैं वहाँ पर खरीदने और बेचने वाले, इसलिए अभी कम है। लेकिन बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ हम जैसे लोग, अवेयरनेस बढ़ रही है, सही चीज़ के बारे में लोग जान रहे हैं, तो अब दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। तो एक ये निपॉन का जैसे हमने जो देखा है यहाँ पर, इसकी लिक्विडिटी ठीक ठाक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने पर बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, अपने से एनालिसिस जरूर करना। ये मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, हमने देखा है इस पर लिक्विडिटी ठीक है, तो इसका हमने ओपन करके आपको दिखा दिया। अब ये चार्ट आप किसी भी ऐसे ETF का देख सकते हो सर, और ये चार्ट देख करके थोड़ा सा कैंडल एनालिसिस सीख लेना, कैंडल स्टिक एनालिसिस, कि कैंडल स्टिक बेच करके थोड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस देख करके आपको अपने चैनल पर ही मिल जाएगा। तो आज हमने सारा कुछ बात कर लिया, और कुछ बचा तो है नहीं। सेशन में मज़ा आया तो मुझे लिख करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मैक्स लाइफ का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीमियम कैलकुलेट ज़रूर कीजिए कि आपकी एज में कितना प्रीमियम आपको पड़ेगा, ठीक है। और सारा कुछ तो आज क्लियर कर लिया, कुछ बचा नहीं ना, सब कुछ बता ही दिया।